गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको पता है हमारी जो 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है, जिसको नहीं पता है, मैं उनको बता रही हूँ। बार बार बताने का मेरा मोटिव यही रहता है कि जो नया स्टूडेंट जुड़ा है चैनल से, उसको नहीं पता होती हैं चीज़ें। जिनको नहीं पता है उन्हीं के लिए ये है कि 6th-7th हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और जो हमारी पीछे वाली क्लासेस हैं उनको ज़रूर कवर करके आइएगा, क्योंकि पीछे वाली क्लास जब हम करेंगे तभी हमें जो है आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और जो नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो है हमारी क्लास की जो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से मिलती रहेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी 8th क्लास की जो पॉलिटी है। 8th क्लास की सिविक्स, जिसको सिविक्स भी बोल सकते हैं, पॉलिटी। तो वो आज हम करने वाले हैं। भारतीय संविधान पहला अध्याय हमारा है भारतीय संविधान। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। किससे करेंगे? फुटबॉल के खेल से। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह पैरों से खेला जाता है, पैरों से संबंधित है। फुट हो गया ना, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल का नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई और जो है खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। मतलब हाथों से उसको नहीं खेला जाता, पैरों से ही खेला जाता है। ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो इस खेल का फुटबॉल जो है नहीं माना जाएगा। जब नाम ही फुटबॉल हो गया पैरों से खेलने के लिए, तो उसको हाथों से नहीं खेल सकते। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ जो है नियम होते हैं, तय होते हैं ना। इन नियमों के खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। यहाँ से देखते हैं, मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर जो है लिखित रूप में पाई जाती है। मतलब एक जो है हाथों से लिखी गई हैं ये चीज़ें। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। जो लिखित रूप में हमें मिले तो ऐसे दस्तावेजों को क्या कहेंगे? संविधान कहा जाता है। देखिए, हमने कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। हमने ऊपर भी जो 6th-7th की हमारी सिविक्स थी, पॉलिटी थी, उसमें भी हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि जो ये संविधान है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर जो है विशेष जोर दिया है इसमें। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हमारा भारतीय संविधान। तो अब हम देखेंगे कि किस देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी देश को जो है संविधान की ज़रूरत जो है क्यों पड़ी। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। 1934 में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। कब किया?
1934 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार जो है अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर में किया गया 1946 में, ठीक है। पृष्ठ ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे संविधान सभा के कुछ सदस्यों का चित्र दिखाया गया है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब किया? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में जो है संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने के लिए मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को जो है ध्यान से रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, हम इसके बारे में देखिए, ठीक है। ये बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित करते हुए, ये देखिए, ये इधर हैं जवाहरलाल नेहरू जी हमारे, ठीक है। चलिए, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो सारे देश क्या होंगे? लोकतांत्रिक देश होंगे, ऐसा जो है जरूरी नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला क्या है? यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो पहला क्या है कि यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक जो है, जो इंसान है, लोग हैं, अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान, एक सेकेंड, यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान जो है नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों की भी एक समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में जो है रक्षा की जानी चाहिए। देखिए, यहाँ देखिए, एक बार ये साइड वाला पढ़ लेते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए जनसंघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। कब से शुरू हुई? इसकी स्थापना हुई 1990 में और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को जो है बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को जो है लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए
लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र खत्म करने के बाद नेपाल जो है लोकतंत्र बन गया। तो कब बना? 2008 में उस जो है नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और वो क्या बन गया? एक लोकतंत्र देश बन गया 2008 में। ठीक है। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में दिखाए गए हैं। ठीक है, ये इधर देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थिति पर गौर करें। दो घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है जो अब हमने पढ़ी। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे हैं। मतलब जो चीज़ें वो चाहते थे कि नेपाल में ये आदर्श होने चाहिए, ये काम होने चाहिए, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए होनी चाहिए या किसी के भी लिए वो चीज़ें होनी चाहिए, वो जो लोग चाहते थे वो जो संविधान बना हुआ था पहले से ही नेपाल का उसमें नहीं था और एक राजा ही उस चीज़ को चला रहा था। तो वो राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे और जो है लोकतंत्र देश बनाना चाहते थे जिनके लिए वे लड़ते रहे हैं। जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। ठीक है, यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की जो राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तो दूसरा क्या हो गया? उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पूरे संविधान में कहा जाता है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान जो है बहुत अहम भूमिका अदा करता है। इसमें क्या बताया गया है कि शासन की बागडोर राजा मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान जो है बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग में लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई जो है चित्रपट में लिखा है। एक ये नीचे जो कथा दी गई है, जब क्लास का मॉनिटर किसी को बना दिया जाता है और वो उसका गलत फ़ायदा उठाता है, इसी तरह अगर हम
गलत नेता जो है चुन लेते हैं, तो वो भी हमें जो है हराश करता है और हमारा फ़ायदा उठाता है। चलिए, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर हमें वोट जो है देनी चाहिए, नेताओं को चुनना चाहिए। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। जो सुरेश है वो क्या करता है, मौके का फ़ायदा उठाता है और सबको तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। पर वो अनिल क्या कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप शिकायत किस चीज़ के लिए करेंगे। ठीक है, तो मैडम आती हैं। बाहर से लौटने के बाद क्या होता है, देखिए, जो मॉनिटर बनाया गया था, जैसे हम अपने नेता लोगों को चुन लेते हैं, अगर गलत नेता हमने चुन लिया तो वो हमारे खिलाफ ही जो है उन चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो जब टीचर बाहर से आई, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ठीक है, अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तो टीचर क्या कहती हैं कि आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं पे रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो जो अनिल है वो कहता है कि मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो मैडम है उनकी बात नहीं सुनती है और उसको पनिश कर देती है। ठीक है, देखिए यहाँ से लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों वाले खंड में। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिलाता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को स्पष्ट किया गया है। देखिए, यहाँ से खेलों की घंटी बजना शुरू हो गई है। चलो आज कुछ अलग अलग खेलते हैं। एक ने कहा बास्केटबॉल, नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। ठीक है, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो जो लड़का है वो हंस रहा है, हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। ठीक है, जो लड़कियां हैं वो कम हैं, इसलिए लड़के जीत गए वो क्रिकेट खेलने के लिए। लड़कियां क्या कह रही थी कि हम फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पे जो लड़की है वो कह रही है, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या हमारी कक्षा में ज़्यादा है। दूसरी लड़की बोल रही है, मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? मतलब कम लोग होते हैं। ठीक है, कम लोगों की संख्या। जैसा कि इस चित्र कथापट में से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों ने इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता का दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है।
यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। मतलब एक समुदाय के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पे हो सकता है, और एक ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। जैसे एक ग्रुप हुआ, उसमें 2-3 जो लड़के हैं उनकी आपस में बनती है और 1-2 की नहीं बनती। तो इसमें भी एक जो है एक समुदाय में भी होता है, कई समुदाय हो गए तो कई समुदाय मिलकर एक समुदाय के ऊपर हावी हो रहे हैं, और एक ग्रुप में ही जो है 2-3 लड़के हो गए वो एक लड़के पे हावी हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। किसे कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व? इंटर कम्युनिटी। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, इंटर कम्युनिटी। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी। ठीक है, इंटर क्या है? मतलब एक समुदाय के ऊपर, और इंट्रा क्या है? एक मतलब जो ग्रुप है उसी में से कुछ लोग जो है दूसरे लोगों को दबा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लेंगे। देखिए, जो क्या है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक कहते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अंतर सामुदायिक। ठीक है, और या फिर एक ही समुदाय के भीतर, जैसे एक समुदाय है, एक तो ये हो गया ऊपर वाला, एक समुदाय है और वो दूसरे समुदाय पर वर्चस्व कर रहा है, और एक समुदाय के अंदर ही, इस समुदाय के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग मिलकर इन लोगों को दबा रहे हैं, वो क्या हो गया? अंतर सामुदायिक। ठीक है, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व। सॉरी, यहाँ से देखते हैं, संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए जो है नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। इसे समझाने के लिए नीचे एक कहानी दी गई है, चित्रकथा, इसमें देखेंगे। देखिए, शबनम जो है दुविधा में है, उसे तय करना है, कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय जो है मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं जो अपनी अध्याय है, मेरे 2 चैप्टर हैं, वो नहीं पढ़ सकती। तो जो ये लड़की है शबनम, ये सोच रही है कि कल मेरा जो है एग्ज़ाम है और मेरे जो 2 चैप्टर है वो मैंने कवर करने हैं, लेकिन इसी टाइम पे जो है क्या है, उसका पसंदीदा जो टीवी सीरियल आया हुआ है। तो वो सोचती है अगर मैं टीवी देखूंगी तो मेरे अध्याय रह जाएंगे, और अगर मैंने अध्याय पढ़े तो मेरा टीवी शो रह जाएगा। तो वो क्या करती है, उनके घर में जो है उसकी मम्मी है, वो पूछती, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो शबनम कहती, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा देखने को। ठीक है, देखने का मन जरूर करेगा। मुझे इस एक बात सूझ रही है, अगर आप इस टीवी को बंद कर देते हैं तो मैं अपना जो है, मेरा मन नहीं ललचाएगा और मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँगी। तो नेक्स्ट दिन जब ये एग्ज़ाम देने जाती है तो मन ही मन क्या सोचती है, अच्छा हुआ मैंने सॉरी, अच्छा हुआ मैंने कल जो टीवी नहीं देखा। जो मैंने वो 2 चैप्टर कवर किए थे उन्हीं में से जो है ज़्यादातर सवाल आए हुए थे, और मुझे वो सब आते हैं क्योंकि उसने पढ़ा था। अगर वो टीवी सीरियल देखने में बैठ जाती तो वो जो है चीज़ें हमारी पढ़ाई रह जाती है। ऐसे ही हम लोग करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो भाई हाथ में फ़ोन आ गया है तो 2-3 मिनट के लिए हम जो है रील्स देख लेते हैं, तो रील्स को स्क्रॉल करते रहेंगे, कब जो है 2 मिनट के 2 घंटे, 2 घंटे के 5 घंटे हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। तो इसीलिए क्या करना है, हमें अपने मन को समझाना है कि पहले हम जो है अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। ठीक है, अगर रील में आप लोगों को रील देखनी है तो आप क्या करेंगे कि एक टाइम सेट कर लीजिए। ठीक है, कुछ घंटे में पढ़ने के बाद एक अलार्म लगा लीजिएगा,
2 मिनट का, 3 मिनट का, ठीक है, 2-3 मिनट का, कि इस टाइम पे हमें ये चीज़ देखनी है। क्योंकि माइंड में भी अगर हम पढ़ते ही रहेंगे तो दिमाग को भी ये लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे रात के टाइम पे हम देखेंगे, सोने से पहले 2-4 मिनट के लिए देख लीजिए, ठीक है, और उस चीज़ के लिए अलार्म अलार्म लगा लीजिए, और जब भी अलार्म बजे फटाफट देख के बंद कर दीजिएगा अपने फ़ोन को। नहीं तो कब हम जो है 2 मिनट के 2-5 घंटे हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। और पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक अलग ही खुशी होती है। जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, हमने पढ़ा हुआ होता है, तो फटाफट हम अपने जो है क्वेश्चन पे लग जाते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इधर उधर देखते रहेंगे, ऊपर कड़ियाँ होंगी तो कड़ियों को गिनेंगे, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिसमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें जो है देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि जो दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत जो है विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, या फौजी शासन को शासन कर लेना चाहिए। मतलब जो जितने भी मिलिट्री के लोग हैं, फौजी अफसर हैं, उनको शासन करना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग जो है बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर से तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। इसमें कह रहा है कि अगर एक लोग का शासन चलता रहेगा, हम फिक्स कर देंगे कि एक ही लोग है या एक समूह है, यही शासन करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जो है लोगों पर वो चीज़ें हावी हो जाएंगी, जो उनके उनके जो हित हैं, उनकी चीज़ें हैं, वो उनसे तहस नहस हो जाएंगी। अगर आर्मी शासन चलाएगा तो आर्मी तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। बहुत सारे उनका कड़ा शासन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मतलब वो चीज़ें नहीं ढल सकती हैं। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है, ठीक है। इस चर्चा में आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ जो मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का स्वरूप किस तरह ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं? 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जो राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद जो है नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीय के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। मतलब सभी लोगों को समान माना जाएगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। सभी लोगों को जो है सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश की बात नहीं थी। इसमें जो लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। संविधान को लिखने में कितने लोगों ने योगदान दिया? 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य कब की गई? 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे
ठीक है। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। कितने टाइम तक? 3 साल तक। ठीक है। कितने लोगों का योगदान था? 300 लोगों का योगदान था, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। और इस संविधान का निर्माण कितने साल तक? 3 साल तक जो है इसकी बैठकें होती रहीं। यहाँ देखिए, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। इस चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। मतलब हमारे देश में हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है ना। ना किसी की भाषा अलग है, इसमें वो होती है कोस कोस पे वाणी बदले 3 कोस पे पानी, ऐसी कुछ चीज़ होता है ना, एक मुहावरा था इसी तरह का, कि थोड़ी दूर जाते ही क्या है, भाषा जो है, वाणी, वो चीज़ बदल जाती है। और अलग अलग धर्मों के लोग हमारे भारत में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो है हमारे भारत में रहते हैं, और सभी की जो है अलग अलग संस्कृति है। सब अलग तरह से अपनी संस्कृति को मनाते हैं। वैसे ही जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा संविधान भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश का एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान जो है दिखाई देता है। मतलब हर किसी के लिए गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक, आर्थिक और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनमें इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया था। एक बार यहाँ देख लेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनका हिस्सेदारी में से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिले। एक सेकंड। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों में आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ कर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम बढ़ चढ़ कर शामिल होंगे तभी जो है इन चीज़ों से कुछ हद तक जो है आप फ्री हो सकते हैं। यहाँ से देखिए तो किस तरीके से इन चिंताओं को हल किया गया। उनमें से एक है संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, संघवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है संघवाद? फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ फेडरलिज्म? इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो फेडरलिज्म का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा सरकारों का
होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, क्लास 6 और 7 में पढ़ा था। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, ठीक है। तो जो पंचायती राज है वो तीसरा स्तर है, ठीक है। किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, पंचायती राज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले सकें। तो क्या बोला गया है इसमें कि भारत संविधान में इतने सारे सामुदायिक की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग, मुट्ठी भर मतलब कुछ लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लग जाएं, ठीक है। चलिए, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग जो फैसले भी लिए जा सकें। क्या हुआ, इसीलिए सरकार की व्यवस्था की गई ताकि प्रांतीय स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें क्या हुआ, हर एक इलाके का जो भी सरकार है वो अपने हिसाब से उस इलाके के फैसले ले सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्ता अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करती है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। जो पैसे हैं उनका इंतजाम कहाँ से किया जाता है। एक सेकेंड। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते थे, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो हमने फेडरलिज्म पढ़ा, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। जब संविधान सभा के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतंत्र सरकार की स्थापना ज्ञान दे लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो ऐसे मतलब ये पूरा आपको लिख के दे देंगे कि ये बात किसने कही थी। तो A.K. अय्यर ने क्या कहा था कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर और सुविधा जो है बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन करेगी। ऑस्टिन जी ने 1966 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, क्लेरेडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। यहाँ से देखते हैं।
इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर अभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें से बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्होंने भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही जो है आता है। नेक्स्ट है हमारी संसदीय शासन पद्धति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संसदीय शासन पद्धति क्या है? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोग खुद करते हैं, मतलब जो भी नेता लोग हैं उसको हम लोग खुद ही चुनते हैं ना। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी थी। किसकी कहानी थी? कांता की कहानी थी ना। वो वोट डालने के लिए खड़ी हुई थी और वो पीछे वाली को बोल रही थी कि देखो हमारे साहब भी जो है आज वोट डालने के लिए इसी लाइन में खड़े हैं, तो हमें लगता है कि सब लोग बराबर हैं। लेकिन जब मेडिकल में गए तो वहाँ पे उसको लगा कि देखिए वो तो पहले ही उनका नंबर आ गया और हम जो है लाइन में लगे हुए। इस बारे में बात चल रही थी। हमने क्लास 7th में जो है ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो इसलिए जो है पीछे की चीज़ें जरूर कंप्लीट करके आए। कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए एक कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगता एक सेकेंड संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित जो ऊंच नीच की बेड़ियां हैं उनको भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम इसी पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शक्तियों का बंटवारा। क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारी? शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? हमने ऊपर भी पढ़ा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? पहले आएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। जो विधायिका होती है उसमें जो लोग होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। तो जो कार्यपालिका है उनका क्या काम है? कानूनों को लागू करना और शासन चलाना। ये किसका काम है? कार्यपालिका का, ठीक है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा पद्धति द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सभी जो तीनों ये शक्तियां हैं वो एक दूसरे पर अंकुश रखती हैं या नहीं रखती हैं, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या क्या जो विधायिका है वो कार्यपालिका के बीच में
हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है, और जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की जो उपेक्षा है वही करने लगे। इस आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए सभा ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यवाही शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित रखा जा सके। देखिए, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? राज्य शब्द का। ध्यान रहे, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। भारत या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। तो राज्य का मतलब क्या है? सरकार से बहुत ज़्यादा व्यापक। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लेते हैं मौलिक अधिकार। इसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। जो मौलिक अधिकार हैं उनका वाला खंड क्या कहलाता है? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा किया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान जो है राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। किनका आश्वासन दिया गया है? बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन जो है संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। पहला क्या है? कि जो नागरिक है वो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह जो उनके अधिकार है उनके लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा क्या है? ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हैं जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। किसका है? खंड नीति जो निर्देशक तत्व है उनका भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते हैं कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। बहुत ही लेंथी हो जाता है ना चैप्टर, तो थोड़ा बोलने में भी गला जो है बिल्कुल थक जाता है। चलिए, सॉरी। यहाँ से देखेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकार। पहला क्या है मौलिक अधिकार? हमारा समानता का अधिकार। तो ऐसे आएगा कि कौन कौन सी जो जी अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। पहला समानता का अधिकार,
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बीच कितने अधिकार हैं? 6 दिखाए गए हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। जो कानून की नज़र में है सभी लोग समान हैं, इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर जो है पहुंच का अधिकार होगा। तो पहले क्या होता था, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको ना तो मैदानों में जाने दिया जाता था, ना होटलों में जाने दिया जाता था, ना दुकानों पे जाने की अनुमति थी। तो अब क्या हुआ, जो है इनको बराबर जो है पहुंच का अधिकार मिला समानता के अधिकार के जरिए। रोजगार के मामलों में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम जो है आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। हर किसी को स्वतंत्रता है बोलने की, कहीं आने जाने की। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की और रहने तथा वहाँ पे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, पेशा या कारोबार करने का अधिकार मिलता है। ये किस चीज़ के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वहाँ पे अपना पेशा, रोजगार, व्यवसाय चला सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सभा या संगठन कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो है बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ठीक है, तो तीसरा क्या हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में एक सेकेंड, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। मतलब वो अगर वो चाहे तो अपने जो शैक्षणिक संस्थान है वो खोल सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सिक्स्थ हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा इसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। अगर किसी भी इंसान को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का जो है हनन हो रहा है, उसकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, या जो काम करना चाहता है वो चीज़ उसके लिए नहीं दी जा रही हैं, तो उसके लिए वह अदालत में भी जा सकता है। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। पांचवा है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में जो है पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, अब आप इस बात को समझने लगे होंगे अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों में संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ भी एक नए संविधान की जरूरत
जो है पैदा हो गई थी, क्योंकि पहले वहाँ राजतंत्र चलता था, ठीक है, राजा का शासन। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने के लिए भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा जिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में और अगली कक्षा में भारतीय संविधान के उन पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जो है जान पाएंगे। बहुत ही लेंदी चैप्टर हो गया है, ठीक है, गला बिल्कुल बैठ गया है। आगे से अगर ज़्यादा लंबा चैप्टर होगा, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, ठीक है, आधे घंटे का काफ़ी होता है। एक सेकेंड देखते हैं, यहाँ से देखेंगे उपरोक्त तस्वीरों में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए जो है ये चीज़ें काम आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो लाइक करने से होता कुछ नहीं है, एक छोटा सा मोटिवेशन जो है हमें भी मिल जाता है कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए साइन कर रही हैं इधर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं ये क्रम लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉननाथ मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। देखिए ये लाइन दिखाई, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये एक्टिविटी दी गई। तो चलिए आज ये हमारा जो सिविक्स का 8th क्लास की जो हमारी पॉलिटी है जो आज हमने शुरू की है, उसका पहला चैप्टर हमारा है, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है। बहुत ही लेंदी था, हर चीज़ के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर जो है लगती ही है, ठीक है। आगे से हम ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं करेंगे, आधे घंटे का 35 मिनट का ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी हिस्ट्री वाली क्लास चल रही थी उसका 5वें चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी हिस्ट्री वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।